नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको सरिता में 20 साल पहले प्रकाशित एक कहानी जो कि आर.के. वशिष्ठ जी द्वारा लिखित है, 3 सबक सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं कहानी सुनाऊँ उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आइए सुने कहानी 3 सबक। एक सप्ताह के दौरे के बाद राजेश दफ्तर वापस आया तो देखा कि पूरी मेज तरह तरह की चिट्ठियों से भरी पड़ी है। एक सप्ताह में इतनी डाक इकट्ठी हो जाएगी उसे अंदाज़ा न था। एक लंबी सांस छोड़कर राजेश अपने काम में लग गया। 15 साल पहले इसी महानगर में उसने मशीनों के कलपुर्जे बेचने का काम शुरू किया था। धीरे धीरे लगन और मेहनत से उसने इतनी तरक्की कर ली कि उसे अपनी कंपनी खोलनी पड़ी थी। मशीनों के कलपुर्जों की जगह कंप्यूटर ने ले ली थी। अब उसकी ये हालत थी कि उसे स्वयं भी पता नहीं था कि उसके अधीन कितने लोग काम करते हैं। तरह तरह की चिट्ठियाँ आई थीं, कोई शिकायत का खत तो कोई तारीफ का पुलिंदा। कहीं सामान समय पर नहीं पहुंच पाया था तो कहीं कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा था। 2-3 नई कंपनियों के खत भी थे जिससे उसके कंप्यूटरों के बारे में रुचि झलक रही थी। बिना किसी परेशानी के राजेश हर चिट्ठी पर 2 लाइनें लिखता और दूसरा पत्र खोल लेता। चिट्ठियाँ छाँटते छाँटते अचानक उसके हाथ रुक गए। 2-3 बार उस पत्र की 4 पंक्तियाँ पढ़ी राजेश ने, पर यकीन नहीं हुआ। प्रमोद इतना बड़ा निर्णय भी ले सकता है, उसने कभी सोचा तक न था। राजेश को याद आने लगी प्रमोद से हुई पहली मुलाकात। लगभग 3 महीने पहले ही प्रमोद उसके पास नौकरी मांगने आया था। उसे याद आ रही थी वो मुलाकात जब हालात से बेबस और चेहरे पर बेरोजगारी की मुहर लगाए प्रमोद उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। कंप्यूटर इंजीनियर होने के बावजूद नौकरी की तलाश में वो भटक रहा था। राजेश ने कहा था कि अभी कोई पद रिक्त नहीं है। हाँ, आप मेरी सचिव के पास अपने बारे में पूरी जानकारी छोड़ जाइए। जैसे ही कोई पद रिक्त होगा हम आपको सूचित कर देंगे। सर, यही बात मैं हर कंपनी में सुनता आ रहा हूँ। मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है, किसी ने नौकरी ही नहीं दी, इसलिए अनुभव के नाम पर भी कुछ नहीं। आप मुझे जो भी वेतन देंगे मैं स्वीकार कर लूँगा, पर मुझे रख लीजिए। सर, अगर आपको मेरा काम पसंद ना आए तो मुझे निकाल दीजिएगा। प्रमोद की आंखें नम हो गई थीं। पता नहीं उसके चेहरे पर क्या देखा राजेश ने कि वो इनकार न कर पाया। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको आज से नौकरी पर रखता हूँ, लेकिन काम में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और हाँ, मेरी कंपनी की इमारत ईमानदारी की नींव पर खड़ी है, इस बात का खास ध्यान रखना। जिस दिन मुझे पता लगेगा कि आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, वही दिन आपका इस कंपनी में आखिरी दिन होगा। मुझे मंजूर है सर, मैं आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। जब मुझे ये एहसास होगा कि मैं आपकी कंपनी के योग्य नहीं हूँ, मैं स्वयं ही त्यागपत्र दे दूंगा। शादी से पहले ही तलाक की बात नौजवानों को शोभा नहीं देती। याद रखना, आज के ज़माने में नौकरी पर बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जी सर, आप नहीं जानते आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। अब आप जाइए और गोपाल जी से मिलिए। आपको क्या क्या काम संभालना है वही बताएंगे, ठीक है? जी सर, कहकर प्रमोद बाहर चला गया था। लगभग ऐसी ही परिस्थितियों से राजेश स्वयं भी गुजरा था। जब कहीं नौकरी के आसार नजर नहीं आए तो उसने मशीनों के कलपुर्जे बेचने का काम शुरू किया था। उसे इस बात का संतोष था कि ज़रूरतमंद युवक को जगह जगह भटकने से उसने बचा लिया है। उसने फिर प्रमोद का पत्र उठाया, एक बार फिर पढ़ना शुरू किया। प्रमोद ने लिखा था, आदरणीय महोदय, मैं अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं कंपनी की आशाओं के अनुरूप नहीं उतरा हूँ। इन 3 महीनों में आपकी कंपनी के हर कर्मचारी ने जो सहयोग और अपनत्व मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका और सभी सहयोगी कर्मचारियों का सदैव ऋणी रहूँगा। भवदीय प्रमोद।
पत्र की तारीख देखते ही राजेश को पता चल गया कि प्रमोद ने उसी दिन त्यागपत्र दिया है। राजेश ने अपनी सचिव को आदेश दिया कि प्रमोद को अति शीघ्र उसके पास भेजा जाए और स्वयं सोचने लगा कि उसे क्या कहना है। कई सालों के बाद किसी इंजीनियर ने स्वयं त्यागपत्र दिया था। वो सोच ही रहा था कि अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। तरकीब निकल आई थी। दरवाजे पर खड़ा प्रमोद अंदर आने में हिचकिचा रहा था। सर, आपने मुझे बुलाया? वो हौले से बोला। हाँ, आइए, बैठिए, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जी सर। प्रमोद, मैं 1 सप्ताह के दौरे से लौटा हूँ, कई नए नए अनुभव के साथ। मैं सोच रहा था कि सभी इंजीनियरों को बुलाकर एक मीटिंग की जाए। आपको भी पता चले कि हमारे राज्य के बाहर भी लोग कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं और ये बात हमारी कंपनी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मगर आते ही तुम्हारा त्यागपत्र देखकर मेरी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। वैसे किसी के न रहने से इतनी बड़ी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता। तुम चले जाना चाहते हो तो जाओ, कोई और आ जाएगा। मगर ये याद रखना कि मैंने तुम्हें भी हर कर्मचारी की तरह ही समझा है। आप सब इस कंपनी रूपी परिवार के सदस्य हैं। अच्छे बुरे समय के साथी, पर आते ही बड़ा अच्छा तोहफा दिया है तुमने मुझे। सर, मैं क्या करता? मैं पूरी तरह ईमानदारी और लगन से अपना काम करता रहा, पर इन 3 महीनों में एक भी ऑर्डर नहीं ला पाया। मैं समझता हूँ कि मैं अब इस कंपनी के योग्य नहीं हूँ, इसीलिए मैं त्यागपत्र देने पर मजबूर हो गया। लेकिन मैंने तो नहीं कहा। यही तो आपकी महानता है सर। पर आपको याद होगा, मैंने आपसे वादा किया था कि अगर मैं असफल रहा तो मैं स्वयं ही त्यागपत्र दे दूंगा। वैसे मेरे पास और कोई नौकरी नहीं है, इसलिए कल से फिर वही जीवन जीना है जो पहले जी रहा था, यानी आपसे मुलाकात होने से पहले। प्रमोद, मैं तुम्हें अगले 1 और महीने तक पूछने वाला नहीं था। खैर छोड़ो, तुम जाना चाहो तो कल चले जाना। लेकिन मुझे अचानक कुछ याद आ रहा है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कहकर राजेश अतीत में खो गया। तब शायद राजेश 8वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बोर्ड की परीक्षा थी और सभी की नज़रें सिर्फ उसी पर लगी थीं। राज्य भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था राजेश ने। सारे अध्यापक भी पूरी मदद कर रहे थे। परीक्षा हुई और परिणाम बिजली की तरह गिरा, जिसमें उसके सपने तो भस्म हो ही गए, अरमानों की भी होली जल गई। कुछ ही अंकों से वो पिछड़ गया था। सांत्वना देने वालों की भीड़ उसके घावों पर नमक की तरह काम कर रही थी। घर में खामोशी छा गई थी, कोई किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। राजेश ने कहा था, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी आशाओं के अनुरूप नहीं उतर सका, लेकिन मैं अब पढ़ना नहीं चाहता। मैं व्यापार में आपका हाथ बटाना चाहता हूँ। स्कूल में मैं अपने अध्यापकों का सामना भी नहीं कर पाऊँगा। अरे नहीं बेटे, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम्हारा परिणाम ठीक है। इस बार राज्य स्तरीय परीक्षा में प्रथम न आने पर इतना बुरा मत मानो। ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं। असली परीक्षा तो अभी दूर है। बेटे, मेहनत तो सभी करते हैं, पर कहीं न कहीं कोई छोटी सी गलती हो जाती है और पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मैं तुम्हें एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी ने राजेश के मन को एक नई दिशा दी थी, सफलता का रास्ता दिखाया था। अचानक उसकी तंद्रा को प्रमोद ने भंग किया। सर, आप कुछ बताने वाले थे? अरे हाँ, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता था। वही कहानी जो मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सुनाई थी। मैं नहीं जानता कि कहानी किसने उन्हें सुनाई होगी, पर जो भी कहानी का वास्तविक लेखक होगा वो सचमुच एक युग पुरुष ही होगा। यही बात तुम भी महसूस करोगे पूरी कहानी सुनने के बाद। देखो, ध्यान से सुनना। राजेश ने एक नज़र प्रमोद के चेहरे पर डाली। आश्वस्त होकर फोन पर सचिव से कहा
कि उसे अगले 1 घंटे तक बिल्कुल परेशान न किया जाए। फिर उसने कहना शुरू किया, प्रमोद, ये कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है। वो किसी पहाड़ पर रहती थी। गाना, खाना, खेलना कूदना और मौज मस्ती करना, यही काम था उसका। जब भूख लगती तो कुछ खा लेती और रात को कहीं भी सो जाती। उसने अपना घोंसला बनाया ही नहीं। गृहस्थ जीवन के तमाम झंझटों से दूर थी वो। समय इसी तरह कट रहा था। उसी पहाड़ पर कई पक्षी और भी रहते थे। उन्होंने कई बार उस चिड़िया को समझाने की कोशिश की, पर वो सुनती कहाँ थी। वो यही सोचती थी कि लोगों से उसकी खुशी देख ही नहीं जाती, इसलिए शिक्षा देने चले आते हैं। उस वर्ष सर्दी कुछ जल्दी आ गई। तापमान कम होना शुरू हो गया। सभी जीव जंतुओं ने प्रकृति का संदेश सुन लिया था और तुरंत मैदानी इलाकों की ओर रवाना हो गए। जाते समय भी उन्होंने चिड़िया को समझाया, पर उसने उनकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। इस तरह वो अकेली ही रह गई। एक दिन चिड़िया गाना गाती हुई जा रही थी कि अचानक बर्फ पड़नी शुरू हो गई। उसने नज़र उठाकर देखा तो हैरान रह गई। पहाड़ की हरियाली पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई थी। बर्फ के भार से कई वृक्ष गिर रहे थे। वो थोड़ा घबरा गई। ठिठुरती चिड़िया आश्रय की खोज में इधर उधर भटकने लगी, पर कुछ बर्फ गिरने से वो वहीं दब गई। सोचने का मौका भी न मिला। राजेश ने एक नज़र प्रमोद के चेहरे पर डाली। वो पूरी तरह कहानी में खो गया था। राजेश ने कहानी को आगे बढ़ाया। अब चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी नसीहतें देने वाले पक्षी जो कल तक बुरे लगते थे, अब अच्छे लगने लगे। मगर पछतावा करने से कोई फायदा नहीं था। थोड़ी और बर्फ गिरी और चिड़िया को महसूस होने लगा कि उसका अंत अब निकट है। तभी वहां से गाय गुजरी। संयोग देखो कि गाय ने वहीं पर गोबर कर दिया जहां चिड़िया दबी पड़ी थी। गोबर की गर्मी से बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। अब चिड़िया को कम से कम सांस लेने में कोई परेशानी नहीं थी। धीरे धीरे सारी बर्फ पिघल गई। चिड़िया के पंखों ने हरकत की और वो आज़ाद हो गई। 8-10 मिनट के समय में जिंदगी और मौत दोनों के करीब आ गई थी चिड़िया। खुशी के मारे उसकी आंखें भर आईं। बिना एक पल गवाए उसने फिर से नाचना गाना शुरू कर दिया। वही गाना जो वो बर्फ के नीचे दबने से पहले गा रही थी, उसके होठों पर थिरकने लगा। थोड़ी ही दूर एक बिल्ली ठंड से ठिठुर रही थी। गाना सुनते ही वो कुछ चौकन्नी हो गई। वो हैरान थी कि इतनी ठंड में भी कोई गाना कैसे गा सकता है। तभी उसे नाचती गाती चिड़िया दिखलाई दी। बिल्ली की बाँछें खिल गई। सधे हुए कदमों से वो आगे बढ़ी और चिड़िया को पकड़ लिया। बिल्ली ने चिड़िया पर लगा सारा गोबर साफ किया और जब देखा कि अब वो साफ हो गई है तो एक ही झटके में पूरी चिड़िया को खा लिया। इस तरह कहानी का अंत हो गया। बिल्ली पेट पर हाथ फेरती वहां से चली गई। अच्छा, अब बताओ, इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? जी, प्रमोद ने कहा। वो शायद अभी भी कहानी में डूबा हुआ था। प्रमोद, हर कहानी का कुछ मूल्य होता है। जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई वो निस्संदेह शिक्षाप्रद है। संकोच मत करो और जल्दी से मेरे प्रश्न का उत्तर दो। सर, मुझे इससे यही शिक्षा मिली कि हमें भविष्य के बारे में वर्तमान में ही सोच लेना चाहिए। और कुछ? नहीं सर, मुझे तो यही शिक्षा मिली। प्रमोद, इस कहानी का सार बड़ा गूढ़ है। इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। उनमें से 3 प्रमुख हैं जिन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला तो ये कि जो भी व्यक्ति तुम पर गंदगी डाले, तुमसे कड़वा बोले, ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारा दुश्मन हो। अब देखो, गाय ने चिड़िया पर गोबर डाल दिया, मगर उसी गोबर की गर्मी से चिड़िया को प्राणदान मिला। दूसरा ये कि जो भी व्यक्ति तुम्हारी भलाई की बात करे, अच्छी और मीठी मीठी बातें करे, ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारा मित्र ही हो।
बिल्ली ने चिड़िया को गंदगी से मुक्त किया, पर सिर्फ गंदगी से ही नहीं, जीवन से भी मुक्त कर दिया। और तीसरा तथा महत्वपूर्ण सबक ये है कि जब भी मुसीबतों का पहाड़ तुम्हें अपने बोझ तले दबा रहा हो, तो क्षणिक खुशी अगर मिले भी तो उसे जाहिर न करो। अगर चिड़िया ने फिर से गीत गाना शुरू न किया होता और जीवन दान का सही अर्थों में प्रयोग किया होता तो वो बच सकती थी। सर, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस कहानी के इतने गहरे सबक हो सकते हैं। प्रमोद, अधिकतर लोग इस कहानी को सुनकर इसका वास्तविक उत्तर नहीं दे पाते, लेकिन उत्तर महत्वपूर्ण नहीं, उत्तर जान लेने के बाद वास्तविक जीवन में उसका प्रयोग महत्वपूर्ण है। अब तुम जाओ, मुझे काफ़ी काम निपटाने हैं। कार्मिक विभाग को भी तुम्हारे त्यागपत्र के बारे में सूचित करना है। धन्यवाद सर, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप कार्मिक विभाग को कल सूचित करें। ठीक है, राजेश ने कहा। प्रमोद चला गया। राजेश समझ गया कि तीर निशाने पर लग गया है। अगले दिन मुस्कुराते हुए प्रमोद ने राजेश के कार्यालय में प्रवेश किया। सर, मैं ये 3 ऑर्डर लाया हूँ। 2 और ऑर्डर 2 दिनों में मिलने की आशा है। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। सर, ये सब आपकी उस कहानी का प्रतिफल है। कहानी मेरी नहीं प्रमोद, मैं तो सिर्फ वक्ता ही था। खैर, मुझे खुशी है कि तुमने कहानी से सही शिक्षा ग्रहण की। सर, मेरा वो त्यागपत्र, वो कागज़ का टुकड़ा तो मैंने तुम्हारे जाते ही फाड़ दिया था। मैं जानता था कि तुम सफल होकर ही रहोगे। धन्यवाद सर, अब मैं चलता हूँ, कहकर प्रमोद चला गया एक नई उमंग के साथ जिंदगी का मुकाबला करने के लिए। राजेश सोचता रहा अपने बारे में, बीते बचपन के बारे में, उस सुहाने दिन के बारे में जब उसके पिताजी ने यही कहानी सुनाकर उसके जीवन को नई दिशा दी थी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आर.के. वशिष्ठ जी द्वारा लिखित ये प्रेरणादायी कहानी 3 सबक। दोस्तों, आपको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा? यदि हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।